वेलकम। मैं अजीत झा आप लोगों को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आइए अनअकैडमी के साथ मिलकर के एक सफल प्रशासनिक अधिकारी बने और अनअकैडमी में आप कैसे सफल प्रशासनिक अधिकारी बनोगे उसके बारे में मैं मार्गदर्शन करूंगा। उससे पहले अनअकैडमी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेरे कहने का मतलब है आप एडमिशन लेते हो, तो आपको अनअकैडमी के द्वारा क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होगी पहले उसको जान लें। देन उसके पश्चात मैं आप लोगों को एक मार्गदर्शन प्राप्त प्रदान करूंगा कि हम सफलता कैसे प्राप्त करें। साथ साथ अपने टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वेलकम, स्वागत है क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस हिंदी चैनल पर। स्वागत है। आइए, जो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है, इसमें कोई दो मत नहीं और इसका लाभ आप लोग भी उठाएं। तो वेलकम है, स्वागत है। पहले जाने आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। आपको डेली लाइव क्लासेस प्राप्त होता है, जहाँ पर आप अपने चॉइस के टॉप मोस्ट एजुकेटर के साथ आप स्टडी करते हो, डाउट क्लियर करते हैं। सेकेंड, लैब टेस्ट एंड क्विजेज, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है अनअकैडमी के द्वारा, जिसमें रेगुलर मॉक टेस्ट आपका होता है, जिसके द्वारा अपने परफॉर्मेंस को आप जानते हैं, अपने आप को एनालिसिस कर पाते हैं, डिटेल आपको जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि ये कह सकते हो टेस्ट योर सेल्फ। बेटा ये क्या है? टेस्ट योर सेल्फ, स्वयं का मूल्यांकन करें। और स्वयं का मूल्यांकन करने का सबसे बड़ा माध्यम है मॉक टेस्ट देना, चाहे वो प्रीलिम्स आप दे रहे हो या मेन दे रहे हो। इसके द्वारा आप अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से जान पाओगे और जो भी वीकनेस पॉइंट है, जो भी कमजोरियां हैं, उसको रिमूव करते हुए आप सफलता प्राप्त करते हैं। और जो मॉक टेस्ट बच्चे देने से भागते हैं उनकी सफलता संदिग्ध होता है। और अनअकैडमी ने इसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम तैयार किया है। ये सुविधाएं कब प्राप्त होगा आपको? जब आप ज्वाइन करते हैं, यानी जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और स्ट्रक्चर कोर्सेज, जहाँ पर अनअकैडमी के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस को बिल्कुल आसानी तरीके से समझाया गया है, जो आपको प्रिपरेशन करने में सहायता प्रदान करेगा। एंड वन सब्सक्रिप्शन लेने पर आप अनलिमिटेड एक्सेस प्राप्त करेंगे। देखिए, ये रहा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। अपने मोबाइल से डाउनलोड कीजिए और उसके बाद सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होगा। बच्चे, मैं अजीत झा, पोस्ट ग्रेजुएट हिस्ट्री, सिविल सर्विसेज पीसीएस इंटरव्यू देने का अनुभव प्राप्त है मुझे। और मैं 12 ईयर से सिविल से सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले छात्रों को दिल्ली और दिल्ली से बाहर मार्गदर्शन देते आ रहा हूँ। सारा अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो कैसे सफलता प्राप्त करें। अब देखिए, ये रहे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स, यानी सफल प्रशासनिक मार्गदर्शक। सफल प्रशासनिक मार्गदर्शन डॉक्टर रोमन सैनी सर, उसके साथ उनका एक टीम है जिसमें मैं भी शामिल हूं, और उनके मार्गदर्शन में आप सफलता प्राप्त करते हैं। देखिए, यूपीएससी के सिलेबस को, कोर्सेज को मोर देन 15,000 से अधिक में बांटा गया है, जिस जिसमें आपको हेल्प मिलेगा। किसमें? प्रीलिम्स में, मेंस में, आप प्लस इंटरव्यू। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, सभी में आपके लिए काफी वरदान साबित होगा। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट आल्सो। और साथ साथ प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी का भी इसमें कोर्सेज है। ये तो मस्ट बी ज्वाइन, आपको ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि इसके बगैर सफलता संदिग्ध हो जाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस के साथ साथ एक स्ट्रेटेजी भी चाहिए। और क्या होगा स्ट्रेटेजी, कैसे होगा स्ट्रेटेजी, वह आप जब ज्वाइन करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो सारा कुछ आपको प्राप्त होता है। और आंसर राइटिंग कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए, आप अनअकैडमी के द्वारा दो टाइप से कोर्स को लॉन्च किया गया है, एक प्लस है, दूसरा आइकॉनिक है। अब पहले प्लस में बता दूं क्या क्या इसमें सुविधाएं हैं। लाइव क्लास आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है और स्ट्रक्चर शेड्यूल है बेटा। इसमें एक मंथ का फीस है 9,000, 3 मंथ्स का फीस है 22,500, 6 मंथ्स का फीस है 40,500, एक वर्ष का फीस है 49,500 और 24 मंथ्स का फीस है
72,000 और 36 मंथ्स का फीस है 90,000। ये रहा मेरा नाम अजीत झा, प्रोमो कोड मेरा यही है, रेफरल कोड मेरा यही है, इसका आप यूज कीजिए तो आपको सभी लेवल पर 10% का आपको डिस्काउंट प्राप्त होता है। और डिस्काउंट मिलने के बाद ये फीस लेस होकर के कम होकर के ये कम हो जाता है। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी आपको दे रहा है मेरे दोस्त। मैं आपको सलाह दूंगा, एडवाइस करूंगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। देखो, सेकेंड एडवांटेज यहाँ पर क्या है, आपको लाभ क्या मिलेगा, यदि जो स्टूडेंट फाइनेंशियली कमजोर है और वो वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं। मंथली पेमेंट देने के भी यहाँ पर सुविधाएं प्राप्त है। तो मंथली पेमेंट करके आप प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से आपको प्रिपरेशन में रुकावट नहीं होगा। ये अनअकैडमी का बहुत बड़ा संकल्प है। आपको अधिक लग रहा हो और 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच का, या 1 वर्ष का ले ले, 2 वर्ष का ले ले, हो सकता है 3 इयर्स अधिक लग रहा हो तो 1 से 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सेकेंड क्या है बेटा, आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको मिलता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल्स, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड फीडबैक। और इसके लिए 1 साल का फीस है 69,500, 24 मंथ्स का फीस है 1,07,000 और 36 मंथ्स का फीस है 1,41,000। ये मेरा नाम अजीजा है, प्रोमो कोड मेरा यही है, रेफरल कोड है, इसका यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। और उसके बाद ये फीस लेस होकर के कम होकर 1 साल का होता है ओनली 62,550 रुपीज, और 2 वर्षों का फीस है 96,300 ओनली, और 3 वर्षों का फीस है 1,26,900। वन टाइम पेमेंट नहीं कर पाते हो तो मंथली पेमेंट करके भी अपने तैयारी को, पढ़ाई को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा आप लोगों को मौका मिल रहा है अनअकैडमी के द्वारा, उसका लाभ निश्चित रूप से आप उठाइए। और मैं एडवाइस करूंगा अपने अनुभव के आधार पर, मैं सारे स्टूडेंट से मैं एडवाइस करूंगा कि उन्हें आइकॉनिक ज्वाइन कर लेना चाहिए। आइकॉनिक में सबसे बड़ी सफलता की बात क्या है, रहस्य क्या है, पर्सनल कोच हमेशा अवेलेबल होते हैं, डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन होता है मेंस के लिए, क्योंकि मेन में आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। स्टडी प्लानर, फीडबैक, इससे क्या होता है, अपने आप को आप इम्प्रूव करोगे। जो सफलता के लिए हमें चाहिए, जो हमें सफलता के लिए चाहिए, और सारा कुछ एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है बेटा। सारा कुछ, इधर उधर भटकने की, जाने की कहीं भी आवश्यकता आपको नहीं होता है। ये बहुत बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी कह सकते हो, इसका मौका आपको लेना चाहिए। ठीक है, देखो आप कंपेयर करके, फी का कंपेयर करके देखें, फी का कंपेयर करते हो आप खुद, आप लोग समझदार हैं, ऑफलाइन में कहीं भी जाते हो, बड़ी सिटी में जाते हो, वहां पर लॉजिंग कोडिंग बहुत सारी प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर घर बैठे, घर के फैमिली के सपोर्ट के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अब बहुत मिनिमम फी में, मैं कहूंगा एक मिनिमम फी है, तो यू मस्ट बी ज्वाइन करना चाहिए। अब देखो, ये ऑप्शनल कोर्स के लिए जो फीस है, एक मंथ का है 5,000, 6 मंथ्स का है 22,500, 1 वर्ष का फीस है 27,500, 2 वर्षों का फीस है 40,000 एंड 36 मंथ का फीस है 50,000 ओनली। मेरा प्रोमो कोड अजीत झा का यूज करिए आप, आपको इन सभी लेवल पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। ये फीस लेस होकर के, कम होकर के इतना रह जाता है। हो गया, चले आओ अपने सिलेबस की ओर। आज का जो मेरा टॉपिक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 2 होम रूल लीग आंदोलन पढ़ेंगे और लखनऊ पैक्ट को पढ़ेंगे। होम रूल लीग मूवमेंट 1916, होम रूल के नाम आते ही एक नया जोश उत्पन्न होता है, एक नई विचारधाराओं को जन्म होता है। पुनः होता है क्या, जब हम लोग होम रूल आंदोलन की बात करते हैं तो नाम ही है होम रूल, नाम ही है इसका होम रूल आंदोलन। मतलब क्या, हमें चाहिए सेल्फ गवर्नेंस,
यानी किसकी बात अब हो रही है? स्वशासन की बात हो रही है। ये विचारधारा कहां से आया? ये विचारधाराओं की जन्म कैसे हुई? इसके पीछे क्या क्या पृष्ठभूमि था? कौन कौन सा फैक्टर्स ने होम रूल आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया? इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने कहा स्वशासन, एक नई विचारधारा आती है, स्वशासन की मांग आती है, जबकि उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो ये नई बातें अब यहां पर कहां से आया, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो होम रूल आंदोलन, इसी होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज इज माय बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। उन्होंने कहा था इसी अपने होम रूल आंदोलन के दौरान कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। आप लोगों ने सुना होगा, ये बाल गंगाधर तिलक का काफी चर्चित नारा है और हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी काफी चर्चित है, क्योंकि प्रीलिम्स में खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में भी टिप्पणी करने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन होता है, जो आपने देखा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो मेरे दोस्त, अब देखो होम रूल आंदोलन जो हम लोग पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन में क्या क्या पढ़ेंगे, इसके फैक्टर्स को पढ़ेंगे, उत्तरदायी कारक को पढ़ेंगे, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे इसके कार्यक्रम पढ़ेंगे, होम रूल फॉर्मेशन गठन को पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इनके इसके इंपॉर्टेंस को, महत्व को पढ़ेंगे, हम लोग इसके पतन कैसे हुआ उसको पढ़ेंगे। इतना हम लोग देख लेते हैं तो डेफिनेटली चाहे प्रीलिम्स दे या मेंस दे, सारा क्वेश्चन मेरा ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। देखो मैं हमेशा भी कहता हूं, जब तक आप फ्रेमिंग करना नहीं सीखोगे तो लिखना नहीं सीखोगे, फ्रेमिंग करना नहीं सीखेंगे तो लिखना नहीं सीखोगे मेरे दोस्त। तो ये जो क्या है, टाइप का फ्रेमिंग है। जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं को फैक्टर्स क्या है, कार्यक्रम क्या है, फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा, डिक्लाइन का कारण क्या रहा, इन सभी मुद्दों पर हम पढ़ते हैं। एक्चुअली हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बेहतर तैयार होकर के सामने आता है। उससे क्या होता है, मेरा कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है, व्यूज क्लियर होता है, आइडियाज डेवलप्ड होता है। यदि ये तीनों डेवलप्ड है हमारा, और डेफिनेटली चाहे वो आप प्रीलिम्स दे या मेन दे, आपको डेफिनेटली सफलता प्राप्त मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं स्टूडेंट से कि हार्ड वर्किंग मत करो। मैं हमेशा कहता हूं कि हार्ड वर्किंग के लिए हम यहाँ पर नहीं आए, हमें करना है क्या, स्मार्ट वर्क। जैसे आप लोग स्मार्ट हो भैया, उसी प्रकार से स्मार्ट वर्क भी करें, लॉजिकली थिंकिंग करें, व्यूज को डेवलप करें, आइडियाज को डेवलप करें, अपने कंसेप्ट को डेवलप करें, क्वेश्चन को अप्लाइड किसी क्या था उसको सीखने का प्रयास करें, रट्टा मार कभी नहीं। इससे क्या होता है, हम अपने आप को डेवलप करते हैं और जो वही आइडिया बेस पर प्रीलिम्स पास करने के पश्चात हम मेन को लिखते हैं। हम मेन को बेटर तरीके से लिखोगे तो आपको फाइनली सिलेक्शन होगा, सारा कुछ उसी पर डिपेंड है। ओके, तो चले होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। तो अब देखिए कि 1914 में 1914 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष की सजा काट करके आफ्टर 6 ईयर्स 6 वर्ष की सजा काटकर मांडले जेल से वापस भारत आए। याद होगा मैंने बताया था कि बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा दे दिया था और वो मांडले जेल चले गए थे। यह उस समय की बातें हैं जब भारत में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के साथ ही स्वदेशी आंदोलन चल रहा था।
और उसी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया और उनको जेल भेज दिया। और बाल गंगाधर तिलक के जेल जाने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था टूट गया था, बिखर गया था, बिल्कुल टूट चुका था, बिखर गया था। कैसे? क्योंकि अरविंदो घोष जो राजनीति से संन्यास ले चुके थे और चले गए पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी जाकर उन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना किया, एक सन्यासी बन गए। विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय कुछ समय के लिए यूएसए चले गए। आंदोलन टूट चुका था, बिखर चुका था। जब बाल गंगाधर तिलक 1914 ईस्वी में आफ्टर 6 इयर्स जेल से वापस आते थे, उन्होंने देखा कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है, लोग टूट चुके हैं, बिखर चुका है, न उनके पास लीडरशिप था, न कोई कार्यक्रम था, न कोई योजनाएं थी। और इस प्रकार की जो परिस्थितियां थी, इन विपरीत परिस्थितियों में स्वराज की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट का साथ मिल करके यह आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। जी हाँ, लेकिन इस समय मैं देखूंगा जो बाल गंगाधर तिलक का जो आइडियोलॉजी था, उनके आइडियोलॉजी में कुछ परिवर्तन आया। बाल गंगाधर तिलक के आइडियोलॉजी में इस समय कुछ परिवर्तन आया था। जेल जाने से पहले के जो बाल गंगाधर तिलक थे और अब जो बाल गंगाधर तिलक है, उनके विचारधाराओं में अंतर था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें स्वशासन चाहिए, यानी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए अधिकार की बात किया। क्योंकि इस उद्देश्य के लिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरणा लिया था, क्योंकि आयरलैंड में इस प्रकार के आंदोलन चलाया जा रहा था, उससे प्रेरणा लेते हुए भारत में भी आंदोलन की योजना तैयार की गई थी। ठीक है, अब देखिए ये दो था, लेकिन अब क्वेश्चन होता है कि ये आंदोलन जो प्रारंभ हुआ उसके पीछे कौन सा फैक्टर्स काम किया था जो इस प्रकार के विचारधाराओं को चेंजिंग लाया गया। कौन सी विचारधाराएं, कौन से फैक्टर्स ने आंदोलन को प्रेरित किया, वही मैं बता रहा हूं कि फैक्टर्स यानी उत्तरदायी कारक आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स ने काम किया। ओके, अब ये लिख लेते हो तो डेफिनेटली आपका मेन लिख लोगे, प्रीलिम्स तो क्लियर होगा ही, और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जहां से क्वेश्चन हमेशा होता ही है। फैक्टर्स में पहला देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्रारंभ होना, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आरंभ हुआ। ठीक है, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जैसे प्रारंभ होता है, कुछ राष्ट्रवादियों ने ब्रिटेन की कठिनाई को भारत के लिए एक अवसर माना। यहाँ पर दो बातें होती, दो विचारधाराएं अभी भी काम कर रहा था, या जिसमें एक विचारधाराओं का, एक प्रकार के राष्ट्रवादियों का ये कहना था कि यह भारतीय के लिए बहुत बड़ा अवसर है। यानी प्रथम विश्व युद्ध को कुछ भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटेन की कठिनाई को, ब्रिटेन की कठिनाई को भारत के लिए अवसर माना, भारत के लिए एक अच्छा, भारत के लिए एक अच्छा अवसर माना। ठीक है, अब देखिए एक बात ये थी, क्यों अब हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो मैं सारा पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ, आप एक एक पॉइंट को देखेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा बनता है और उसको आप बेहतर तरीके से अप्लाई कर पाओगे। आराम से थिंकिंग करना, सोचना, आप लोग यदि आप लोग सच में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो
और मुझे विश्वास है जितने भी हमारे सेशन में आए हुए स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली उनका एक ही टारगेट है, सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो मेरे दोस्त, आप लोग इसे गंभीरता पूर्वक देखें और सुने। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आरंभ होना, ने कहा इसमें एक विचारधारा काम कर रहा था कि राष्ट्रवादियों का ये कहना था ब्रिटेन की जो कठिनाई है वो भारत के लिए अवसर है। अब देखो दूसरी बात क्या थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन्होंने इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया, ध्वस्त करके रख दिया। आपको होगा क्यों, कैसे ध्वस्त किया, इस पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, बता चुका हूं। तो कैसे ध्वस्त किया, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर युद्ध की मांगों की पूर्ति भारत से होती थी। युद्ध में जो मांगे होती थी उसकी पूर्ति इंडिया से भी होता था, और युद्ध में मांगों की पूर्ति के कारण भारत की कृषि व्यवस्था, भारत की एग्रीकल्चर कृषि व्यवस्था और दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं थी, इसके उत्पादन में, इन वस्तुओं के उत्पादन में भारी कमी आया। मैं पहले बता चुका हूं कि ब्रिटिश सरकार ने पहले क्या किया था कि भारतीय किसानों को कैश क्रॉप में इन्वॉल्व किया। कैश क्रॉप में जैसे इन्वॉल्व किया था किसानों को, तो दैनिक उपयोग की जो उत्पादन की जो वस्तुएं थे उस उत्पादन में बहुत भारी कमी आ चुका था। खरीफ के फसलों में, मोटे अनाज के फसलों को उत्पादन में पहले से ही कमी आ चुका था, और पहले से ही भारतीय किसान, आम जनता काफी शोषित हो चुके थे। गरीबी आ चुका था भारत में, अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका था भारत में, लेकिन और उसके ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो मार पड़ा भारतीयों के ऊपर, भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके ध्वस्त करके रख दिया। एक तो पहले से मोटे अनाज के उत्पादन में कमी आ चुका था, किसान बेरोजगार हो चुके थे, भारत के आर्टिसियन जो थे, कारीगर जो थे, शिल्प वर्ग जो थे, वो पहले से बेकार हो चुके थे, उनका शहरों को पलायन हो चुका था। वह शिल्प वर्ग जो कभी मालिक थे वह मजदूर बन चुके थे, श्रमिक वर्गों का भारी संख्या में उदय हुआ था, उसका वैल्यू भी कम हो चुका था। तो गरीबी थी, आ चुकी थी भारत में, पहले से ब्रिटिशर शोषण कर रहे थे। लेकिन ऊपर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो मार पड़ा भारतीयों के ऊपर, नहीं कहते दोहरी मार, ये दोहरी मार था उसके लिए, भारतीयों के लिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध भारतीयों के लिए दोहरी मार था। यही बात पॉइंट में यहां पर दोस्त लिखा हो, ध्यान देना कि इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने बर्बाद कर दिया। कैसे, ठीक है, तो कृषि में कमी आ गई, कृषि में कमी आई, दैनिक उपयोग की वस्तुओं में कमी आई, उत्पादन में कमी आई, क्योंकि एक तो पहले से कमी था ही, ऊपर से युद्ध की मांगों की पूर्ति भारत से होने लगा, यहाँ से अनाज भेजे जाने लगे, अन्य उपयोग की वस्तुएं भेजे जाने लगा। ये तो क्या हुआ, भारतीयों की स्थिति काफी दयनीय हो चुका था इस समय। यानी युद्ध काल में दयनीयता ने जनता को इतना हताश कर दिया, गरीबी ने भारतीय लोगों को इतना हताश कर दिया कि वह सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार के आंदोलन करने को तैयार थे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर्स होम रूल लीग आंदोलन को प्रारंभ करने में सहायता प्रदान किया। मैंने क्या कहा कि इस समय, यानी इस समय युद्ध काल के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय दयनीयता की स्थिति थी। दयनीयता ने भारतीय जनता को हताश किया, भारतीय जनता को बिल्कुल दोस्त हताश कर दिया, और इसके कारण भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार से युद्ध करने को तैयार थे, किसी भी प्रकार के आंदोलन को तैयार थे। जी हाँ, तो ये सारे फैक्टर्स होम रूल आंदोलन को प्रेरणा प्रदान करता है।
अब एक बात यहां भी और था, मैं लिख देता हूं आप लोगों को कि अमीर उद्योगपति, भारतीय अमीर उद्योगपति थे, ने भी युद्ध को अपने भाग्य बनाने का अवसर माना। अमीर उद्योगपतियों के लिए, ये कह सकते हो एक लाइन में, अमीर उद्योगपतियों के लिए दोस्त ये क्या था, के लिए भाग्य बनाने का अवसर था। भाग्य बनाने का एक बहुत बड़ा अवसर था। यही कारण है कि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन देने को तैयार थे, देने को तैयार हुए। ठीक है, एक फैक्टर्स कितना जाने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला जो फैक्टर्स मैंने लिखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डन, क्लियर। ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आरंभ होने के बाद भारत की क्या दयनीय स्थिति होती है, और ये दयनीय स्थिति ने एक नए आंदोलन को भारत में जन्म दिया, आंदोलन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। सेकेंड फैक्टर्स आप देखें, भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक्ट से भारतीयों को मोहभंग हो चुका था। सेकेंड फैक्टर था मार्ले मिंटो रिफॉर्म, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1909। इससे भारतीयों को मोहभंग हो चुका था, इसमें किसी भी प्रकार से भारतीयों के लिए बेहतर नहीं सोचा गया। नेक्स्ट फैक्टर था गदर आंदोलन का हिंसात्मक रूप से दमन किया जाना। जो गदर आंदोलन चलाया गया था, एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका लक्ष्य था भारत में स्वशासन, उस आंदोलन को हिंसात्मक रूप से दमन किया गया। ठीक है, और जो आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर्स काम किया कि 16 जून 1914 को बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से बाहर आते हैं, से बाहर आए, और बाहर आने के बाद उन्होंने एक नई योजना को प्रस्तुत किया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कि यहाँ पर विचारधाराओं में परिवर्तन हुआ था। ये कह सकते हो बाल गंगाधर तिलक का आंदोलन, विचारधाराओं में यहाँ पर परिवर्तन था। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर सिर्फ पहले धार्मिक आधार पर राष्ट्रीय जागरण की बात करते थे, यहाँ पर बिल्कुल कुछ अलग दिखने को मिलते हैं, अलग दिखने को मिलता है। बाल गंगाधर तिलक जेल से बाहर आते हैं, और तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा यहाँ पर कि राज्य के प्रशासन में सुधार, न कि सरकार को पराजित करना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यहाँ पर कहा कि राज्य के प्रशासन में सुधार। देखो बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहा है, राज्य के प्रशासन में सुधार, न कि सरकार को पराजित करना। इस लाइन पर बेटा आप लोग ध्यान देना, ये तिलक का यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसलिए मैं कहा कि बाल गंगाधर तिलक का पहले की विचारधाराओं में और जेल से छूटने के बाद
जब 1914 में मांडले जेल से वापस बाहर आते हैं और इंडिया पहुंचते हैं, तब उनके विचारधाराओं में हमें अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक पहले गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल के माध्यम से लोगों को यूनाइट किया था। वहीं अब बाल गंगाधर तिलक ने कहा, भारतीय एकता की बात किया। उन्होंने क्या कहा, यानी ब्रिटिश सरकार में बिलीव किया। ये लाइन यही दिखाता है कि राज्य के प्रशासन में सुधार, न कि सरकार को पराजित करना। यानी ये एक लाइन में आप कह सकते हो बेटा यहाँ पर कि बाल गंगाधर तिलक ने सरकार के प्रति यहाँ पर वफादारी दिखाया, यानी ब्रिटिश सरकार के संवैधानिक विश्वासों में विश्वास जगाया। यही है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक ने भी ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी दिखाया। ये होता है, तो ये सब जो फैक्टर्स हैं जो होम रूल आंदोलन के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात, बता दूं आपको, देखिए भारतीय राजनीति में भारतीय और राजनीति में एनी बेसेंट का प्रवेश, हम लोग पहले एनी बेसेंट के बारे में पढ़ चुके हैं कि एनी बेसेंट इंग्लैंड से भारत आई थी और हिंदुत्व से वो काफी प्रभावित थी, और भारत आने के बाद वह भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बनी। 1907 में आकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी की वो अध्यक्षा भी बनी थी, हेड भी बनी थी, और 1914 में एनी बेसेंट का भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है। तो भारतीय राजनीति में जब ये इंटर करती है तो वह आयरिश आंदोलन की तर्ज पर, इनका कहना था कि आयरिश आंदोलन के तर्ज पर भारत में होम रूल आंदोलन के द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन के द्वारा अनेक गतिविधियां बढ़ाने का निर्णय लिया, बढ़ाने का इन्होंने निर्णय लिया था। आयरिश आंदोलन की तर्ज पर, मैंने क्या लिखा, आयरिश आंदोलन की तर्ज पर भारत में होम रूल लीग आंदोलन द्वारा अपने गतिविधियों बढ़ाने का निर्णय किया। तो ये फैक्टर्स क्या था, होम रूल लीग आंदोलन का उदय होने के पीछे ये फैक्टर्स ने काम किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन, होम रूल लीग आंदोलन का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ द टू होम रूल लीग्स, कौन कौन सा, एक बाल गंगाधर तिलक का होम रूल और दूसरा इसका एनी बेसेंट का।
दो, बाल गंगाधर तिलक का होम रूल पूना में, पूना के बेलगांव में, और दूसरा एनी बेसेंट का होम रूल मद्रास के आडीआर में। ठीक है, अब पहले बाल गंगाधर तिलक के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक का जो इनका जो होम रूल था, होम रूल लीग था, और एनी बेसेंट का जो होम रूल था, दोनों को अलग अलग करके आप पढ़ोगे तो बेटर होगा समझने में। ठीक है, तो फर्स्ट पहले हम पढ़े बाल गंगाधर तिलक के होम रूल, देन एनी बेसेंट के होम रूल के बारे में। देखिए, ये जो है बाल गंगाधर तिलक की होम रूल, ये होम रूल, ये होम रूल जाने से पहले इसका ऑब्जेक्टिविटी को जाने, वो भी पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक तो होम रूल एस्टैब्लिश किया, उसके पीछे किसका सबसे बड़ा योगदान था, उनको चलिए इनका कार्य क्षेत्र क्या था उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर बेटा हम देखते हैं, अब देखिए हुआ क्या था, 8 मई 1915 की बात है। जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ इनके लीडरशिप में, इनकी अध्यक्षता में और राष्ट्रवादियों का एक सम्मेलन पूना में हुआ। ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा के अध्यक्षता में, इनके लीडरशिप में राष्ट्रवादियों का एक सम्मेलन कहां पर होता है, पूना में हुआ। और यहीं पर जोसेफ बैप्टिस्टा ने, इन्होंने सुझाव दिया होम रूल लीग आंदोलन के बारे में, और बैप्टिस्टा ने इस राष्ट्रीय सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक का शानदार स्वागत किया। इसलिए इन्होंने स्वागत किया और इनको भारत में होम रूल आंदोलन चलाने का सुझाव इन्होंने ही दिया था। और जिसके लिए, इसी के लिए होम रूल आंदोलन के लिए 15 सदस्यों का, इसी होम रूल आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए 15 मेंबर्स का एक कमेटी का गठन किया था। और इसी 15 मेंबर्स के कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पर, 15 सदस्यों के बेस पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया, यानी होम रूल लीग का गठन किया था। जब आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो सारी आपको जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, यानी मैंने क्या कहा कि 8 मई 1915 को जोसेफ बैप्टिस्टा के लीडरशिप में राष्ट्रवादियों का एक सम्मेलन पुणे में हुआ, जिसमें बाल गंगाधर तिलक आए थे। और इस सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक का शानदार स्वागत किया गया था। और स्वागत के पश्चात इन्होंने, जोसेफ ने होम रूल लीग आंदोलन का सुझाव प्रदान किया, और होम रूल लीग को स्टैब्लिश करने के लिए, इस आंदोलन को चलाने के लिए उससे पहले 15 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था। और 15 सदस्यों की कमेटी के सिफारिश पर, इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। ठीक है, अब देखो ये जो होम रूल लीग, अब जिसके अध्यक्ष जोसेफ
बेप्टिस्टा को इनको बनाया गया था। सचिव एनसी केलकर थे, सेक्रेटरी को बनाया गया। और इनका जो एरिया जो था, बाल गंगाधर तिलक का जो एरिया जो था, कार्य क्षेत्र जो था, महाराष्ट्र, मुंबई में नहीं था, मुंबई को छोड़ करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक था। ठीक है, देखिए बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 28 अप्रैल 1916 को, फैक्ट्स है, फैक्ट्स भी हमें याद रखना चाहिए, तो प्रीलिम्स में काम आता है फैक्ट्स। 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना किया। होम रूल लीग की स्थापना किया, जिसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा बनाए गए थे और एनसी केलकर को इनका सचिव बनाया गया था। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर अपनी विचारधारा को जो रखा, उन्हें यहीं पर एक नारा दिया था इसी आंदोलन के दौरान कि स्वराज इज माय बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। यहीं पर इन्होंने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा। ठीक है, और उन्होंने अपने 2 न्यूज़पेपर केसरी और मराठा, इन 2 न्यूज़पेपर के माध्यम से होम रूल की अवधारणा को प्रसार करने में पूरे लगा दिया। स्वराज की प्राप्ति के लिए एक नया जनमत तैयार करने का प्रयास किया गया, क्योंकि यहाँ पर अब इसको पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य होता है बेटा कि इसका एम क्या था। एम था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर के ही संवैधानिक तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति करना। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात यहाँ पर नहीं हो रही थी, पूर्ण आजादी की बातें नहीं था यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो मैंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक 1908 में जब जेल गए तो उससे पहले की उनके विचारधाराओं में और अब की विचारधाराओं में बिल्कुल अंतर हमें देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी दिखाया। बाल गंगाधर तिलक ने, उन्होंने क्या कहा था, मैंने अभी बताया था, उन्होंने क्या कहा कि हमें प्रशासन में अधिकार चाहिए, स्वशासन हमें चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने बात किया था। यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर ही संवैधानिक तरीकों से स्वशासन, हमें स्वशासन चाहिए। स्वशासन किसमें चाहिए? प्रशासन में। स्वशासन हमें किसमें चाहिए? सोसाइटी में। स्वशासन हमें किसमें चाहिए? शिक्षा में। ठीक है, स्वशासन की मांग किया था, लेकिन कब ये मांग किस प्रकार से? यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर ही, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर उन्हें स्वशासन की मांग किया। तो मैंने अभी बताया था कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हमें राज्य के प्रशासन में सुधार चाहिए, न कि सरकार को पराजित करना, सरकार को भगाना, सरकार को पराजित करना हमारा कोई उद्देश्य यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हमें चाहिए स्वशासन, किसमें? प्रशासन में, समाज में, शिक्षा में, अन्य क्षेत्रों में चाहिए, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रह करके ही हमें स्वशासन चाहिए। इस तरह की नई विचारधारा को जन्म दिया। जी हाँ, और बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये लाइन ये दिखाता है कि अब तिलक के विचारों में धार्मिक भावनाएं नहीं थी। ये लाइन इस बात को स्पष्ट करता है कि तिलक के विचारों में अब किसी प्रकार के कोई धार्मिक भावनाएं नहीं था। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने, ये कह सकते हो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू मुस्लिम, बाल गंगाधर तिलक ने चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों को एक माना, इन दोनों को भारतीय के रूप में स्वीकार किया। इससे पहले की यह विचारधारा नहीं थी। इससे पहले सांप्रदायिकता का उदय हुआ था भारत में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि हिंदू मुस्लिम सभी को एक माना, मुस्लिमों को उन्होंने भारतीय माना,
जिससे क्या हुआ कि बाल ये आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नए दिशा प्रदान किया, एक नया मार्गदर्शन दिया। हम यहाँ पर देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के जो आंदोलन हुआ था, इसकी विचारधाराएं जो थी, एक नए भारत में एक नए आंदोलन को जन्म दिया। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टूट चुका था, बिखर चुका था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पुनः इन्होंने एक नई जान दिया। भारतीय आंदोलन है यानी होम रूल लीग मूवमेंट्स ने, होम रूल आंदोलन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से पुनर्जीवित किया था। टूट चुका था, बिखर चुका था, फिर से उन्होंने यूनाइट किया, एक किया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को एक माना, एकता की भावना, जातीय विचारधारा को त्याग चुका था, धर्म की विचारधारा को उन्होंने त्याग चुका था। इससे क्या हुआ, सभी वर्गों ने इनका समर्थन किया था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, मैं आपको बता दूं, जब ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया तो बाल गंगाधर तिलक की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने केस लड़ा था। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने केस लड़ा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने समर्थन किया और जिन्ना ने तिलक को बचाने के लिए केस लड़ा। हालांकि लोअर कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय में केस हार गए थे, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय में जाकर के जिन्ना ने ये केस जीत लिया, यानी तिलक को सफलता प्राप्त हुई। और इसके बाद तिलक कहते हैं कि एक प्रकार से होम रूल लीग आंदोलन को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ, लीगल अथॉरिटी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस मैंने क्या कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया जीवन दान देने में होम रूल लीग आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी तरफ एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन। मैं कहा था दो, अब एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग आंदोलन था वो क्या था। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्त, ये क्लास जो है, ये यूट्यूब सेशन क्लास जो है, ये तो फ्री में अनअकैडमी के द्वारा आपको दिया जा रहा है, जहां पर आप स्टडी कर रहे हो। और इससे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, इससे अधिक अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए, अवसर प्राप्त करने के लिए और जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करने के लिए मैं आपको कहूंगा कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लें, यानी एडमिशन लें। और सब्सक्रिप्शन में मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको सुझाव दूंगा कि आप अनअकैडमी का जो आइकॉनिक है, आइकॉनिक कोर्स को आप ज्वाइन करें। भैया यदि आपको लगता है कि फी एक साथ नहीं दे सकते हैं तो मैं ये आपको बता दूं कि मंथली पेमेंट की भी सुविधाएं हैं। मंथली पेमेंट करके आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में समस्या होती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, इसलिए आपको अनअकैडमी फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहा है कि आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हो तो मंथली पेमेंट करके भी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। देखो, मैं आइकॉनिक के लिए बार बार इसलिए फोर्स करता हूं कि आइकॉनिक में वो सारा कुछ अवेलेबल है जो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए चाहिए। 24 आवर्स आपको एक सक्सेसफुल एक्सपर्ट जो हैं गाइडलाइन प्रदान करेंगे। क्वेश्चन आंसर मेंस का प्रैक्टिस होता है, वहां पर फीडबैक प्राप्त होगा, सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त होगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ ही आइकॉनिक में आपको देखने को मिलता है, इसलिए मस्ट बी ज्वाइन आइकॉनिक। मैं कहूंगा आइकॉनिक ही आप लोग ज्वाइन कीजिए। देखो, ये मेंटेलिटी हटा दो, हम जा करके पढ़ेंगे। वो देखो, चेंज हमेशा अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता होती है। पहले ये सुविधा नहीं था, अब डिजिटली जब आपकी सुविधा आपके घर तक पहुंच रहा है, कहीं पर क्यों भागोगे। जहां पर हम कई बड़े सिटी में जाते हैं तो अनेक तरह के समस्याओं का फेस हमें करना होता है, लॉजिंग, फूडिंग, फिर अदर, इसी समस्या का समाधान यहाँ पर अनअकैडमी ने कर दिया है। अब घर बैठे ही आप प्रिपरेशन करें, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। एक से एक एक्सपर्ट यहाँ पर है जो आपको सफलता दिलाएंगे। इसलिए और सफलता प्राप्त करने के लिए मैं फिर कहूंगा आइकॉनिक ही ज्वाइन करो।
आप 1 साल का नहीं तो 2 साल का, 2 साल भी अधिक लग रहा है, 1 वर्ष का आप डेफिनेटली आइकॉनिक का ही सब्सक्रिप्शन ले ले, एडमिशन ले ले। मेरा प्रोमो कोड है अजीत झा, उसका यूज कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। मेरे प्रोफाइल लिंक पर भी जाके देख सकते हो, मेरा टेलीग्राम लिंक है उस पर भी आप जाके देख सकते हैं, तब आपको सारा कुछ प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप चले दोस्त, अब आते हैं एनी बेसेंट का होम रूल लीग मूवमेंट्स। भैया एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग मूवमेंट था वह बाल गंगाधर तिलक से कहीं अधिक बड़ा था। एनी बेसेंट का होम रूल जो था, इसका जो नेचर जो था, स्वरूप जो था, वो राष्ट्रीय लेवल का था। जी हाँ, राष्ट्रीय लेवल का था। यानी एनी बेसेंट का लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। वह कैसे, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए एनी बेसेंट जो आयरलैंड की तर्ज पर होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ की भारत में, और इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंग्लैंड से हिंदुत्व की ओर आकर्षित होते हुए भारत आती है, और इंग्लैंड में वहीं पर इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंग्लैंड में जन्म ली थी, फिर ये चली गई यूएसए में जाकर के इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन की, और थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर बन करके भारत आई, और इंडिया में आने के बाद ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट वाराणसी में की थी, जो बाद में बीएचयू कहलाया, वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और 1914 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। अब देखिए, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूं कि इसका स्वरूप अखिल भारतीय था। एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का स्वरूप जो नेचर होता वो अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल का था। यहाँ पर लिखा हूं इसलिए एनी बेसेंट ऑल इंडिया होम रूल लीग। और बाल गंगाधर तिलक के 6 महीने के बाद सितंबर 1916 में मद्रास के आडियार नामक स्थान पर, मद्रास जिसको हम लोग चेन्नई कहते हैं, मद्रास के आडियार नामक स्थान पर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, का गठन किया, और जिसके सचिव जॉर्ज अरुडेल बनाए गए थे। बीपी वाडिया इसके मेंबर बने, और बीपी वाडिया के मेंबर बनने के बाद ये आंदोलन का स्वरूप बहुत बड़ा हो गया, आम समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि बीपी वाडिया दक्षिण भारत के काफी पॉपुलर लेबर लीडर के रूप में जाने जाते थे, मजदूर नेता के रूप में बीपी वाडिया काफी विख्यात थे दक्षिण भारत में। तो बीपी वाडिया इसके मेंबर जैसे बनते हैं तो आम जनता से इस आंदोलन का जुड़ाव होता है। सीपी रामास्वामी, ये रामास्वामी जो कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से भी कभी थे, और सीपी रामास्वामी एडवोकेट भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, ये इसके मेंबर बने। नेहरू जी इसके मेंबर थे, मोतीलाल नेहरू ने भी ने इसके मेंबर थे, बी चक्रवर्ती इसके मेंबर थे, जे बनर्जी जैसे प्रमुख लोकप्रिय नेता इसके मेंबर थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने जो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया था, कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्यों को लीग में सदस्यता करने पर रोक लगा दी गई थी। देखिए, बाल गंगाधर तिलक का जो कार्य क्षेत्र था उसको छोड़ करके संपूर्ण भारत में एनी बेसेंट ने अपने आंदोलन को प्रसारित किया, प्रचारित किया। मैंने क्या कहा कि बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र का था कर्नाटक, महाराष्ट्र, बॉम्बे में भी नहीं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार, उसके अलावा रिमेनिंग बाल गंगाधर तिलक के क्षेत्र के अलावा संपूर्ण भारत में एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को काफी प्रचारित किया, को प्रचारित किया था। देखिए, जैसे कि इलाहाबाद में, मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद में इस आंदोलन का लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था।
कलकत्ता में अंडर द लीडरशिप वीर चक्रवर्ती के हाथों में था और जे बनर्जी थे। यानी लगभग 200 से अधिक ब्रांचेज शाखाएं एनी बेसेंट का था। मैंने कहा मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, वीर चक्रवर्ती एनी बेसेंट के साथ शामिल हुए। इससे क्या हुआ, आंदोलन ये काफी प्रसारित हो गया, एक अखिल भारतीय स्वरूप धारण किया। ऐसा माना जाता है कि बाल गंगाधर तिलक से अधिक प्रभावशाली एनी बेसेंट का लीग था। और होता है क्या, देखिए, हालांकि ब्रिटिश सरकार का नजर तो आया इस आंदोलन पर। अब ब्रिटिश सरकार ने अनेक प्रकार से इस पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास किया, गिरफ्तारी भी हुई थी। और इस आंदोलन के प्रचार प्रसार में जो प्रेस और मीडिया का जो समर्थन प्राप्त हुआ था, ये बात यहाँ जान लें, इस आंदोलन के प्रचार प्रसार करने के लिए एनी बेसेंट एनी बेसेंट ने 1914 में कॉमनवेल्थ नाम से एक न्यूज़पेपर को प्रकाशित किया। एक न्यूज़पेपर था, दो न्यूज़पेपर था, कॉमनवेल्थ और एक न्यूज़पेपर था न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ जो कि एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। इन न्यूज़पेपर के माध्यम से दोस्त ये होम रूल लीग आंदोलन को काफी प्रसारित किया गया, एक नया जीवन दान दिया। इस प्रकार से आप देखते हो कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने दोनों ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों का बंटवारा किया, और जिससे क्या हुआ, ये आंदोलन भारत में नए राष्ट्रीय आंदोलन को जीवित किया, राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया। जो राष्ट्रीय आंदोलन बीच में टूट चुका था, बिखर चुका था, उन्होंने फिर से इसमें नई जाने डाल दी। इसमें कोई दो मत नहीं, ये बात कहने में कोई हिचक नहीं है। तो मैंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक के जेल जाने के पश्चात आंदोलन टूट चुका था, क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से अरविंदो घोष पौंडीचेरी चले जाते, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया, सन्यासी बन गया, अरविंदो आश्रम की स्थापना किया। विपिन चंद्र पाल, लाजपत राय कुछ समय के लिए यूएसए शिफ्ट कर गए। तो टूटा हुआ बिखरा हुआ था। आंदोलनकारियों के पास, भारत में लोगों के पास न कोई योजनाएं थी, न लीडरशिप था। ये दोनों बातें होम रूल लीग आंदोलन ने भारत को दिया। इसलिए मैं कहता हूं, फिर से भारत में आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को इन्होंने पुनर्जीवित कर दिया, एक नई दिशाएं प्रदान की। और इसी के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन के प्रभावशाली आंदोलन को दबाने के लिए, इसके प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अनेक कठोर कार्रवाई करना प्रारंभ किया, दमनकारी नीति अपनाना प्रारंभ किया। और ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन की लोकप्रियता से चिंतित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप जून 1917 में ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट, जॉर्ज अरूडेल, बीपी वाडिया, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हालांकि दिसंबर 1917 में एनी बेसेंट जेल से रिहा हुई थी, और उसी वर्ष वह प्रथम महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, क्योंकि 1917 में आकर के उदारवादियों का प्रभाव बिल्कुल समाप्त लगभग हो चुका था, और एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षा बनने में सफलता प्राप्त हुई थी। देखो, एक कह सकते हैं, एक विदेशी महिलाएं जो भारतीय नहीं थे, मूल रूप से भारतीय नहीं थी, इन भारत के प्रति, भारत की आजादी के प्रति वो काफी अपने जीवन को यहाँ पर त्याग प्रदान किया।
और इसी गिरफ्तारी के विरोध में सर सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस किया था। और इस आंदोलन की व्यापकता ने भारतीय राजनीति से उदारवादियों के प्रभाव को लगभग समाप्त कर दिया। यही बात मैंने अभी कहा कि यह आंदोलन की इतनी व्यापकता थी, इतने व्यापक रूप से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ कि उदारवादी आंदोलन का, उदारवादी नेताओं का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो गया। मैंने क्या कहा कि देश में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और यही ऊर्जा के संचार ने ब्रिटिश सरकार को अनेक सुधार कार्यक्रम करने के लिए बाध्य भी किया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आप देख सकते हैं 1917 में ब्रिटिश सरकार ने यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत को उत्तरदायी शासन दी जाएगी, जो हम लोग देखते हैं मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 में हमें देखने को मिलता है। हालांकि इस घोषणा से एनी बेसेंट तो शांत हो गई, लेकिन बाल गंगाधर तिलक पर आरोप लगा और जिसके कारण बाल गंगाधर तिलक क्या होता है, इंग्लैंड जाते हैं और ये आंदोलन नेतृत्व विहीन होकर समाप्त होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़े कि आंदोलन, ये जो आंदोलन चला था, ये आंदोलन का प्रोग्राम, आंदोलन तो आपने स्टार्ट किया, अब इस आंदोलन का प्रोग्राम किस टाइप का प्रोग्राम था उसको देखें। प्रोग्राम ऑफ द लीग, प्रोग्राम ऑफ द लीग हम देखते हैं, यानी क्या था प्रोग्राम, सेल्फ गवर्नेंस, यानी इसको हम लोग कहते हैं स्वशासन। हमें क्या चाहिए, स्वशासन। इसके प्रचार करके साधन क्या था, किस साधन का प्रयोग किया, यानी प्रचार प्रसार करने के लिए जनसभा, व्याख्यान, शिक्षा को प्रोत्साहन, सामाजिक कार्य, इन पर बल दिया गया। स्वशासन, ठीक है, और इसके साधन रिसोर्सेज क्या थे, कैसे, जनसभा करके, व्याख्यान का आयोजित करके, शिक्षा को प्रोत्साहन करके, सामाजिक कार्य करके। ठीक है, अब देखते हैं आंदोलन। मैंने कहा आंदोलन का पतन हुआ। यह आंदोलन का पतन कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स काम किया था उसको जान लें। आंदोलन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया जीवन दान प्रदान किया था, नई ऊर्जा का संचार किया था। लेकिन इस होम रूल लीग आंदोलन के पतन के पीछे, इसके डिक्लाइन के पीछे क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर्स क्या था कि मॉडरेट्स यानी उदारवादियों का सहयोग नहीं मिला, सहयोग नहीं था, यानी समर्थन नहीं था। और जुलाई 1918 में एक सुधार योजना प्रकाशित हुई, सुधार योजना प्रकाशित किया गया। इसमें ये सुधार योजना जो प्रकाशित हुआ था, इससे क्या हुआ, फिर से रीअगेन पुनः राष्ट्रवादी विभाजित हो गए, राष्ट्रवादी पुनः फिर से विभाजित हो गए, यानी उनके विचारधाराओं में फिर से क्या हुआ, मतभेद कायम हुआ, मतभेद कायम हुआ। एक और फैक्टर था कि एनी बेसेंट के ढुलमुल रवैया, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों का कार्यक्रम एक नहीं हो पाया, एक साथ नहीं हो पाए, क्योंकि
कुछ विचारधाराएं भी अलग अलग काम कर रहा था, और एनी बेसेंट की ढुलमुल रवैया भी थी। ढुलमुल रवैया क्या थी, जैसे कि 1917 में ब्रिटिश सरकार ने, जो अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पर कि 1917 में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश संसद में यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत को उत्तरदायी शासन दी जाएगी। तो जैसे ये आशय प्रस्तावित किया गया ब्रिटिश संसद में, तो एक प्रकार से एनी बेसेंट जो थे वह शांत हो गई। वह कोई एक निर्णय नहीं ले पाए कि आंदोलन को कंटिन्यूटी रखना है या वापस लेना है। तो एनी बेसेंट की ढुलमुल रवैया ने भी इस आंदोलन के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई था। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक पर एक आरोप लगा। एक बुक है जिसका नाम है अनरेस्ट इंडिया, और इस बुक के ऑथर थे वैलेंटाइन चिरोल। ये नाम तो याद रहेगा बेटा, वैलेंटाइन चिरोल का नाम याद रहेगा। वैलेंटाइन डे से वैलेंटाइन चिरोल को याद रखना। क्या जी, सही बोल रहा हूं ना? वैलेंटाइन डे से वैलेंटाइन चिरोल को याद रखना, तो याद रहेगा। तो ये वैलेंटाइन चिरोल ने इस बुक अनरेस्ट इंडिया में लिखा कि भारत में जो अशांति है उसके एकमात्र कारण बाल गंगाधर तिलक है। यानी इसी बुक में लिखा कि भारतीय अशांति के जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक है। यानी अनरेस्ट इंडिया ड्यू टू बाल गंगाधर तिलक। भारत में जो भी क्रांति हो रही है, जो भी आंदोलन हो रहे हैं, उसके पीछे बाल गंगाधर तिलक का ही रोल है। इस प्रकार से जब बाल गंगाधर तिलक पर आरोप लगा, तो बाल गंगाधर तिलक वैलेंटाइन चिरोल पर इसके ऊपर मानहानि का केस करने के लिए ये लंदन चले गए। डिफेमेशन केस करने के लिए, इसको मानहानि केस करने के लिए यह कहाँ गए? लंदन चले गए। और बाल गंगाधर तिलक के लंदन जाने के पश्चात ये आंदोलन जो होता है बिल्कुल नेतृत्वहीन हो जाता है, कोई लीडरशिप नहीं था, इसलिए आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन इसके सिग्निफिकेंस को, इसके महत्व को हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। इस आंदोलन के महत्व को हम देखते हैं, सिग्निफिकेंस को देखते हैं बेटा, तो हमारे शरीर में भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या था? एक ऊर्जा का संचार होता है। इसी महत्व को आप देखें, इसका महत्व क्या था कि ब्रिटिश सरकार के विचारों में परिवर्तन आया। पहली बार ब्रिटिश सरकार में परिवर्तन आया और विधिक रूप में इसे स्वीकार किया। इसके मांगों को विधिक रूप में स्वीकार किया। जो होम रूल लीग आंदोलन की स्वशासन की जो बातें थी, स्वशासन की जो मांगे थी, उसको ब्रिटिश सरकार ने विधिक रूप में स्वीकार किया, जो आपके जब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 में आपको देखने को मिलता है। और जो मैं बार बार कर रहा हूं, जो होम रूल आंदोलन का महत्व इसमें है कि उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, उन्हें इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को, भारतीय आंदोलन को नया जीवन दान दिया। तो सुसुप्त हो चुका था, रुक चुका था, टूट चुका था। यानी राष्ट्रीयता की भावना को, इसमें कोई दो मत नहीं है, नेशनलिज्म की भावना को, राष्ट्रीयता की भावना को पुनः रीअगेन प्रबल किया। ये क्या था? होम रूल लीग आंदोलन था। डन। इसके साथ ही आज एक टॉपिक और छोटा सा है,
साथ साथ मैं आपको वो भी पढ़ा देता हूं। और टॉपिक हमारा है लखनऊ पैक्ट। अभी चर्चित है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता दो कारणों से चर्चित है। लखनऊ पैक्ट जो है दो कारणों से चर्चित है। दो बातें इसमें हुई थी, क्या हुआ था उस पर मैं बता देता हूं। देखें द लखनऊ पैक्ट। नाइनटीन 16 का लखनऊ पैक्ट दो कारणों से चर्चित है। दो महत्वपूर्ण बातें इसमें। एक, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इन दोनों के बीच पैक्ट हुआ, समझौता हुआ। लखनऊ में हुआ था, लखनऊ सेशन में हुआ था, इसीलिए लखनऊ समझौता कहते हैं। और दूसरा सेकंड महत्वपूर्ण बात क्या है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों के प्रयासों से फिर से उदारवादी नेताओं को, उदारवादियों को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया। ये दो बातें हुई थी। ठीक है, अब दोनों बातों का अलग अलग रूप से मैं विश्लेषण करूंगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता क्यों हुआ, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी जो दोनों में समझौता किया गया। कांग्रेस का एनुअल सेशन लखनऊ में हुआ था, उसी सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पैक्ट हुआ। क्यों समझौता हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। और यहाँ पर दूसरा बात है, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से उदारवादियों नेताओं को फिर से कांग्रेस में ज्वाइन करवाया गया। इन दोनों पॉइंट पर अलग अलग पे हम चर्चा करेंगे। अब फर्स्ट देखें, यहाँ पर देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ा, पहली बात मैंने क्या कहा था, तो चर्चा करूं तो थोड़ा सा पीछे जाके चर्चा करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे बेटा कि कांग्रेस का एक सेशन हुआ था 1907 में। थोड़ा बैकग्राउंड देखें, इसके पृष्ठभूमि को देखें, दोनों को समझने के लिए इसके बैकग्राउंड को हमें देखना जरूरी हो जाता है। जब तक इसके पृष्ठभूमि को नहीं देखेंगे हम क्वेश्चन को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। 1907 में कांग्रेस एनुअल सेशन, कांग्रेस एनुअल सेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां पर, सूरत में हुआ था। और इसे सूरत स्प्लिट के नाम से, इस सेशन को सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। यानी यहीं पर सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस का सूरत सेशन में ही पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस में फूट पड़ा। तो सूरत कन्फ्लिक्ट, सूरत स्प्लिट के नाम से हम जानते हैं। और क्योंकि फूट किसे किसके बीच पड़ा, उदारवादी और गर्मपंथी, यानी इसको हम लोग कहते थे, ब्रिटिशर्स ने इसको उग्रवादी कहा। इन दोनों नेताओं के बीच, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी
और ये विचारधारा अलग अलग देखने को हमें मिलता है कब, कहां पर, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। याद होगा मैंने स्वदेशी आंदोलन जब पढ़ाया था, और स्वदेशी आंदोलन में बेटा मैंने बताया था कि उदारवादियों की कार्य प्रणाली क्या थी और उग्रवादियों की कार्य प्रणाली क्या थी। ठीक है, तो दोनों के विचारों में मतभेद था, अंतर था। यह हमें स्वदेशी आंदोलन के दौरान से हमें देखने को प्राप्त होता है। स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था वह उदारवादी भी चला रहे थे और ग्रामपंथी उग्रवादी नेता भी चला रहे थे। उग्रवादी की तरफ से जहां बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, अरविंदो घोष थे, वहीं स्वदेशी आंदोलन में उदारवादी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे महत्वपूर्ण लीडर थे। तो यहाँ पर दोनों के विचारधाराएं उसी समय से अलग अलग चल रही थी, दोनों की कार्य पद्धति बिल्कुल अलग था। तो विचारों में अंतर होने के कारण मतभेद था। दूसरी बात, मतभेद का दूसरा कारण क्या था, अध्यक्ष पद को लेकर के, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर के। उदारवादी जहां पर ये रास बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, वहीं पर गर्मपंथी लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। विवाद हो गया। राष्ट्रीय रास बिहारी घोष ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में सफल हुए थे और इन उदारवादियों ने अनुशासन भंग करने के आरोप लगा करके इन ग्रामपंथी नेताओं को, उग्रवादी नेताओं को कांग्रेस से 7 ईयर्स के लिए इनको सस्पेंड कर दिया था, निकाल दिया था। ठीक है, ये सूरत विभाजन जो था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो है काफी हंगामेदार रहा, मारपीट भी हुआ था, एक दूसरे पर चप्पल जूते भी फेंके गए थे। जी हाँ, ये कोई आज जो होता है आज की बात नहीं है, उस समय भी हुआ था। आपस में झगड़ लिए थे और इस प्रकार से उदारवादियों का प्रभाव बना रहा और उदारवादियों ने अगले 7 ईयर्स के लिए ग्रामपंथी नेताओं को कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड जब कर दिया था, उसी को 1916 में, मैंने क्या था 1916 में फिर से शामिल किया गया। हालांकि 1907 से लेकर के 15 तक उदारवादियों का वर्चस्व रहा, लेकिन होता है कि 1915 में ही फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, इन दोनों का देहांत हो जाता है, दोनों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये ग्रामपंथी नेताओं को, उग्रवादी नेताओं के सशक्त विरोधी थे। और फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले ये कभी नहीं चाहते थे कि उग्रवादी नेताओं का फिर से कांग्रेस में ज्वाइनिंग हो, लेकिन फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले के मृत्यु होने के पश्चात यह समाप्त हो गया। इस प्रकार से सशक्त विरोधी उग्रवादियों का कोई नहीं बचा। ये दोनों नेता जो थे वह किसी भी हाल में उग्रवादी नेताओं के साथ अपना संबंध स्थापित करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन दोनों की मृत्यु के पश्चात यह महसूस किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता लाने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सशक्त करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने के लिए इन दोनों विचारधाराओं को एक साथ एक मंच पर आना होगा। यह समय की मांग था, समय का डिमांड था और इसी विचारधाराओं को यहां पर स्वीकार किया गया। आज जिसमें एनी बेसेंट सबसे आगे आई थी। एनी बेसेंट ने शिक्षा के प्रचार प्रसार का दायित्व अपने जिम्मे ली थी और एनी बेसेंट नहीं, साथ साथ बाल गंगाधर तिलक भी थे, गरम दल नरम दल नेताओं को एक साथ लाने का प्रयास किया और जिसका परिणाम हमें 1916 के लखनऊ पैक्ट में देखने को मिलता है। और लखनऊ पैक्ट जो समझौता हुआ, यानी कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ यहाँ पर, तो मैंने बताया, और इस सेशन की अध्यक्षता एसी मजूमदार अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। मैंने कहा 2 कारणों से चर्चित है। ठीक है,
फिर से शामिल किया गया। और दूसरी बात यहाँ पर जो मैंने कहा कि दूसरी विचारधारा क्या थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, ये कौन सा फैक्टर यहाँ पर क्या है, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी, थोड़ा इसको भी जाना जाता है। इसलिए इस समझौता को कांग्रेस लीग कांग्रेस समझौता के नाम से भी जाना गया। हुआ क्या था, ये मैं समझा देता हूँ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता क्यों हुआ? हालांकि ये समझौता आगे चल करके कांग्रेस पार्टी के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ बेटा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हुआ कि 1909 में जो पृथक निर्वाचन मंडल जो ब्रिटिश सरकार ने दिया था मुस्लिमों के लिए, सेपरेट रिजर्वेशन की जो व्यवस्था इलेक्शन में की गई थी, इसका मतलब ये था कि कांग्रेस ने भी उसको स्वीकार कर लिया जी, जो कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित होता है। अब देखिए, मैंने कहा कि उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या था। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग में जो पैक्ट हुआ, इन पैक्ट के पीछे क्या पृष्ठभूमि काम किया, क्या बैकग्राउंड था, क्या पृष्ठभूमि था, उसको जानिए। हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हम याद करो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की याद करें, प्रथम विश्व युद्ध। इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। ठीक है, इसके कारण क्या हो गया कि मुस्लिम लीग कभी ब्रिटिशर्स के समर्थक थे। याद कीजिए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में ढाका में हुआ। आगा खां इसके अध्यक्ष थे, सलीमुल्लाह खां तो ढाका के उस समय नवाब थे, जिनके प्रयासों से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और मुस्लिम लीग की मांग थी क्या, सेपरेट रिजर्वेशन, जिसको दे दिया गया था 1909 के एक्ट के द्वारा। और मुस्लिम लीग जो ब्रिटिश सरकार के बहुत बड़े समर्थक माने गए और हिंदुओं के और कांग्रेस का विरोधी माना गया, वह मुस्लिम लीग का ब्रिटिश सरकार से मोह भंग हो गया, ब्रिटिश से इसका मोह भंग हो गया। तो बेटा कहोगे मोह भंग क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार ने टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया, तो मुस्लिम लीग ने ब्रिटिशर्स को इस्लाम का विरुद्ध माना। ठीक है, उन्होंने कहा कि अंग्रेज जो है, ब्रिटिशर्स जो है, वो इस्लाम के दुश्मन है। क्योंकि ये टर्की के सुल्तान के साथ, खलीफाओं के साथ एक भारतीय मुसलमानों का एक सेंटिमेंटल भावना थी। और सेंटिमेंट्स रूप से वहां टर्की के इस्लाम के साथ, यानी कि खलीफाओं के साथ वो जुड़े हुए थे, क्योंकि भारत के मुसलमान भी टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे, धर्मगुरु मानते थे। एक रिलीजियस सेंटिमेंट बना हुआ था। अब वह खलीफा पद को, इस्लाम को कंटिन्यू वहां पर बचा करके रखना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ब्रिटिश सरकार ने टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया, टर्की को समाप्त करने की योजना तैयार किया, तो भारत में भी मुस्लिम जो था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गया। अब मुस्लिम लीग जो ब्रिटिशर्स के सबसे बड़े समर्थक माने जाते थे, उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट दिया कि ब्रिटिशर्स जो है वो इस्लाम के दुश्मन है। और यही बहुत बड़ा रीजन होता है जो 1916 में कांग्रेस 1916 में कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के क्या होता है, में एक समझौता हो जाता है और दोनों ने एक साथ मिलकर के काम करने की योजना यहाँ पर तैयार की। ठीक है, देखो एक बात और भी यहाँ देखिए, और दोनों ने एक साथ मिलकर के एक 19 सूत्री ज्ञापन 19 सूत्री ज्ञापन ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया, सरकार को दिया था।
इसमें ब्रिटिश सरकार से मांग किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जल्द से जल्द, मांग क्या थी, मुख्य मांगे थी, 19 मांगे थी, जिसमें मुख्य मांग थी कि जल्द से जल्द भारत में स्वशासन प्रदान करें। जल्द से जल्द स्वशासन की मांग किया। इतना नहीं, विधान परिषदों में विधान परिषदों में साथ साथ गवर्नर जनरल के काउंसिल में गवर्नर जनरल के काउंसिल में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग किया। प्रतिनिधित्व देने की मांग, अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग किया था। और इतना ही नहीं, निर्वाचित सदस्यों को, कहता है जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स को, निर्वाचित सदस्यों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करें, अधिक से अधिक उन्हें प्रतिनिधित्व दे। ये सब मांगे थी। इस प्रकार से 19 सूत्री मांगे रखा गया था। हालांकि बाद में ये पैक्ट जाकर के कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित होता है। और यानी इसका स्पष्ट रूप ये भी था कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल को एक प्रकार से स्वीकार कर लिया। ये था हमारा लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। इसलिए इसे लीग कांग्रेस समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे सेशन में आते हैं और हमारे सेशन को सफल बनाते हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैं कहूँगा। और आपका सपोर्ट हमें चाहिए, आप लोग आते रहे हमारे सेशन में, तो हमारे सेशन को सक्सेस बनाते रहे। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग ये फ्री क्लास तो लेते ही, साथ साथ आप सब्सक्रिप्शन लें और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करें। इसमें 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स की भी व्यवस्था है। वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, मंथली पेमेंट करके आप उसको ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के बाद मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि जो सफलता के लिए हमें जो जो गाइडलाइंस चाहिए, सारा मार्गदर्शन आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। देखो, ये तो फ्री क्लास है, यूट्यूब फ्री क्लास है, आपको मिल रहा है। सारी सुविधाएं आपको तब प्राप्त होगी जब इसके लिए आप दक्षिणा दोगे, यानी गुरु दक्षिणा प्रदान करोगे, एडमिशन लोगे। एडमिशन लेने के बाद एक एक्सपर्ट 24 आवर्स आपको गाइडलाइन देने के तैयार होंगे। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, आपको आंसर राइटिंग स्किल डेवलप होगा जो यहाँ नहीं मिलता है। कैसे आप राइटिंग करोगे, सारी सुविधाएं प्राप्त होगा। इससे क्या होगा, आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप आइकॉनिक ज्वाइन करें, निश्चित रूप से ज्वाइन करें। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक्स।